बच्चों हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स और चैप्टर 11 जिसका नाम है द्रव्य की तापीय गुण और उसका पार्ट 2। जैसा कि बच्चों आप दैनिक जीवन में देखते हैं, बिजली के जो खंभे होते हैं उनके मध्य जो वायर होते हैं, तार होते हैं, उनको ढीला रखा जाता है। रेल की दो पटरियों के मध्य थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है। ये सभी घटनाएं हमारे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न करती हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसा कि आप देखते हैं कि सर्दी में वस्तुएं सिकुड़ने का प्रयास करती हैं और गर्मी में ही वो फैलने का प्रयास करती हैं। तो ये जो आप प्रयास है इसे हम तापीय प्रसार का नाम देते हैं। इस तापीय प्रसार के बारे में आज का हमारा विषय है कि तापीय प्रसार ऐसा क्यों होता है। लेकिन उससे पहले बच्चों, अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप समझोगे ताप को और उष्मा को तभी समझ पाओगे तापीय प्रसार को। ठीक है बच्चों, आप कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं तापीय प्रसार। देखो तापीय प्रसार बच्चों क्या होता है, कोई वस्तु है उसकी विमाएँ होती हैं उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन। यानी एक तो होती है उसकी लंबाई, एक होती है क्षेत्रफल और एक होता है आयतन। इसका जो मीनिंग है वो ये है कि कुछ वस्तुओं की लंबाई बढ़ती है, कुछ वस्तुओं का क्षेत्रफल बढ़ता है और कुछ वस्तुओं का आयतन बढ़ जाता है। तो इनमें जब वृद्धि होती है, यानी किसी वस्तु को आपने टेम्परेचर दिया और टेम्परेचर देने से उसकी विमा मतलब यहाँ लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन है में वृद्धि हो जाती है, तो उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, उसे हम तापीय प्रसार कहते हैं। या आप किसी बुक्स में ये भी लिखा होगा उसमें प्रसार, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें प्रसार और तापीय प्रसार लगभग सेम होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले पहला वाला वीडियो देखना होगा। तो बच्चों ये होगी डेफिनेशन कि अगर किसी वस्तु की लंबाई या क्षेत्रफल या आयतन में अगर वृद्धि होती है ताप देने पर, तो उसे हम क्या कहते हैं, तापीय प्रसार कहते हैं। सामान्य उदाहरणों की बात करें बच्चों, जो आप दैनिक जीवन में देखते हो कि दो रेल की जो पटरियाँ होती हैं उनके मध्य कुछ रिक्त स्थान, स्पेस छोड़ा जाता है ताकि गर्मी में प्रसार होने पर ये मुड़ न जाए, बिल्कुल टाइट हो और जब प्रसार होगा तो वो मुड़ जाती हैं। अगर स्पेस पहले से होगा तो वो उस जगह को कवर कर लेती हैं और रेलगाड़ी वहाँ से आसानी से गुजर जाती है। गर्मी में बिजली या टेलीफोन के खंभों के मध्य तारों को ढीला छोड़ा जाता है। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि जब सर्दी आएगी ना तो तार क्या होंगे, संकुचित होंगे तो वो ऊपर की ओर उठेंगे, तो उनमें अतिरिक्त खिंचाव उत्पन्न नहीं होगा, उनको पहले से स्पेस मिल जाएगा। अदरवाइज तार टूटने का चांस ज़्यादा होता है। ये देखिए बच्चों, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। हम इसके अंदर जैसे फर्स्ट जो है बात कर रहे हैं कि किसी छड़ है, एक रोड है, उस रोड की जो लंबाई आप देख रहे हैं, ठीक है, इस लंबाई को बढ़ाया गया है। देखिए आप पहले इसको यहाँ तक देख पा रहे हैं और अब देखो ये इधर बढ़ गई और ये इधर बढ़ गई, तो लंबाई में क्या हो गया, प्रसार हो गया। तो तापीय प्रसार वस्तु की लंबाई में होता है, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो उसके क्षेत्रफल में होता है। देखो ये एक सरफेस है, एक सतह आपको दिखाई दे रही है। इस सतह को आप देखिए, इस सतह को क्या हो गया, समान दिशाओं में ये प्रसार हो गया। अच्छा, ये इसको बोलते हैं क्षेत्रफल प्रसार, यानी समान दिशाओं में प्रसार हो गया। फिर देखिए बच्चों, ये है आयतन प्रसार, ये तीसरा प्रसार है आयतन कि कोई वस्तु कितना स्थान घेरती है। तो जैसे आपको घन आकार दिखाई दे रहा है तो ये हर दिशा में समान जाएगा, इधर भी जाएगा, यहाँ भी इसी प्रकार इधर आ जाएगा, यहाँ भी होगा, इधर भी होगा, एक इसके पीछे की तरफ, यानी ये होगा आयतन में। तो बच्चों जो तापीय प्रसार है, मैंने आपको बताया कि लंबाई, ये लीजिए लंबाई के लिए, क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल के लिए और ये आयतन के लिए, इन तीनों में किस प्रकार से होता है, इसके लिए जो मैथमेटिक इक्वेशंस होती हैं उनका आज हम आगे अध्ययन करेंगे। और ये जो पिक्चर्स है ये आप उनके टॉपिक वाइज लगाना। जैसे ये फर्स्ट हो जाएगा आपका लंबाई के लिए, ये हो जाएगा क्षेत्रफल के लिए और ये आयतन के लिए। लेकिन हमने तीनों प्रसारों को एक साथ समझने के लिए इन तीनों को यहाँ एक साथ लिया है। लंबाई में प्रसार के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें बात करते हैं। सबसे पहले जो प्रसार है उसको हम कहते हैं रेखीय प्रसार। तो बच्चों क्या होता है, अगर किसी वस्तु की ताप देने पर लंबाई में अगर परिवर्तन हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार। कई जगह से अनुदैर्ध्य प्रसार भी कहा गया है। तो अनुदैर्ध्य शब्द हमेशा लंबाई के अनुदिश ही आता है, तो यहाँ ये हो गया रेखीय प्रसार। ये कब आया, ताप देने पर। तो वस्तु के ताप में हमने क्या की, वृद्धि की, और वृद्धि होने पर बच्चों वस्तु की लंबाई में प्रसार को हम क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार कहते हैं।
ठीक है। फिर बच्चों देखो, माना किसी ठोस छड़ के लिए, मैथमेटिक इक्वेशन के लिए, कि हमने ठोस छड़ के लिए ताप में वृद्धि की डेल्टा टी। जैसे पहले ताप मान लीजिए 0 था, बाद में हमने कर दिया टी, तो डेल्टा टी की तो लंबाई में बच्चों क्या होगी, वृद्धि होगी, डेल्टा एल होगी। अब सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी वस्तु में चेंज होता है तो आपको क्या पता है कि उसमें चेंज हुआ है? तो आप कहेंगे कि हमने उस वस्तु को पहले देखा हुआ था। अगर आपने किसी वस्तु को पहले से देखा हुआ है और फिर आप उसको कुछ समय बाद देखते हो, अगर उसमें कुछ चेंज होता है तब आपको दिमाग में आता है कि हाँ पहले तो ये ऐसे नहीं थी। तो इसलिए ध्यान रखना बच्चों कि जो लंबाई में परिवर्तन होता है ना, वो प्रारंभिक लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। कि प्रारंभ में लंबाई कितनी थी, तो डेल्टा एल समानुपाती एल नॉट, समीकरण नंबर 1। दूसरी बात, आपने ऐसा क्या किया कि वो परिवर्तन हुआ? भाई हमने डेल्टा टी दिया, डेल्टा टी मतलब ताप दिया, और ताप देने से क्या हो गया, इसमें परिवर्तन हो गया। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा बच्चों, लंबाई में परिवर्तन तापांतर डेल्टा टी के समानुपाती होता है, और डेल्टा एल समानुपाती डेल्टा टी, समीकरण नंबर 2 हो गया। समझिए बच्चों आप। अब इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ लिखना है, जो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से डेल्टा एल समानुपाती है बच्चों एल नॉट डेल्टा टी के, दोनों एक साथ आ गए। अब बच्चों ये जो है ना समानुपाती निशान, इसे यहाँ से हटा दो, ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा बराबर का निशान, और आगे आ जाएगा एक नियतांक अल्फा, जिसे हम कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। आगे इसके बारे में लिखा जाएगा, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। लेकिन बच्चों अगर हम ये माने कि जो प्रारंभिक जो डेल्टा एल से हमारे कन्फ्यूजन है, तो इसके लिए हमने क्या किया कि प्रारंभिक ताप T1 पर लंबाई मान ली L1, और T2 के लिए हमने मान ली L2। इससे ये होगा कि जो डेल्टा एल है उसको आप पढ़ेंगे L2 माइनस L1, ठीक है, और जो डेल्टा टी है इसको आप पढ़ेंगे T2 माइनस T1। जब न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करते हैं तो वहाँ वैल्यूज इनकी दी होती हैं। तो बच्चों देखो, डेल्टा एल की जगह आ गया L2 माइनस L1, और डेल्टा टी की जगह आ गया T2 माइनस T1, और L नोट की जगह आ गया L1 प्रारंभिक मान। अब देखो ये जो L1 माइनस का बच्चों, इसको हमने इधर भेज दिया, और इधर भेज दिया तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस L1 को इधर भेज दिया, प्लस का हो गया, आगे सेम है। अब देखो L1 इसमें भी है और इसमें भी बच्चों, तो यहाँ से L1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। अब बच्चों जैसे ये समीकरण आए थे यहाँ पर ये, ठीक है, इसको हम डालते हैं समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 को अपन आगे लेकर जाते हैं। ये आ गया अल्फा बराबर डेल्टा एल, भाई वहाँ पर क्या था, डेल्टा एल बराबर अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। मैंने कहा कि अल्फा क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक होता है। तो यहाँ से अल्फा मान निकाल लीजिए, ये आ जाएगा बट्टा में, ये लीजिए, ये किसके लिए आ गया, रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र आ गया। अब बच्चों इसमें डेल्टा एल हमने माना है L2 माइनस L1, डेल्टा टी को हमने माना T2 माइनस T1। तो आप इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ परिभाषा निकालते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक किसे कहते हैं। तो बच्चों यहाँ L नोट प्रारंभिक मान ले लीजिए आप 1 मीटर, ठीक है। तापांतर मान लीजिए कि आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया, तो क्या बचेगा, यहाँ मैंने 1 रख दिया, यहाँ मैंने 1 रख दिया, तो बच्चों ये बचेगा अल्फा बराबर डेल्टा एल बचेगा, अल्फा बराबर डेल्टा एल बचेगा। तो परिभाषा क्या बनेगी कि 1 मीटर लंबाई की छड़ है, ताप वृद्धि कितनी है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो लंबाई में जो प्रसार होगा वो किसके बराबर होगा, रेखीय प्रसार गुणांक के बराबर होगा। तो लिखते हैं कि अतः 1 मीटर लंबाई की चालक छड़ को 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देने पर छड़ की लंबाई में जो वृद्धि होती है वो क्या होती है बच्चों, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसकी कुछ खास बातें हैं कि रेखीय प्रसार गुणांक का जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन इनवर्स होता है, ठीक है। कैसे हुआ, बात करते हैं। लंबाई का मात्रक लंबाई के मात्रक को कट कर देगा, बच गया 1 डेल्टा टी। ताप 1 टी, टी का क्या होता है केल्विन, तो 1 केल्विन, केल्विन जाएगा ऊपर, क्या बचेगा, केल्विन इनवर्स, यानी एक घात ऊपर जाएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी, तो हम उसको बोलेंगे केल्विन इनवर्स होता है, ठीक है। फिर बच्चों रेखीय प्रसार धातुओं में सर्वाधिक होता है, कि सर्वाधिक प्रसार निम्न में से होता है, तो आप रखना ऑप्शन में धातुओं को, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका प्रसार होता है, धातुओं का। ये धातुओं का एक अभिलाक्षणिक गुण ही होता है कि उनको ताप देने पर उनकी लंबाई में क्या होती है बच्चों, वृद्धि होती है। और समान ताप वृद्धि पर तांबा और कांच, अब तांबा और कांच में किसका ज़्यादा बढ़ेगा, तांबे का, क्योंकि तांबा क्या है, धातु है। तो तांबे और कांच की तुलना में 5 गुना अधिक प्रसार होता है, किसमें, तांबे में। किसकी तुलना में, कांच की तुलना में। कितना अधिक होता है, 5 गुना अधिक प्रसार होता है।
ये बच्चों कुछ मान है सारणी के अंदर। आप स्पेशली धातु के बारे में देख रहे हैं तो धातुओं के मान आप इसमें जरूर ध्यान में रखें कि किस प्रकार से किसका मान कितना है। तो ये अल्फा के मान हो गए, ठीक है बच्चों। ये हमारा पहला प्रसार हो गया लंबाई में प्रसार। अब दूसरा जो है वो है क्षेत्रीय प्रसार, यानी किसी पृष्ठ यानी उसके आकार में, पृष्ठ के आकार में होगा। तो किसी वस्तु को ताप देना, फर्स्ट कंडीशन ताप जरूर देना है। बिना ताप आप ये मत सोचना कि प्रसार हो जाएगा, क्योंकि गर्मी में जब प्रसार होता है तो गर्मी में क्या होता है, सूर्य का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे हमारे गर्मी पड़ती है और गर्मी से जो वस्तु होती है वो क्या होती है, फैलने लग जाते हैं। ताप देने पर वस्तु के क्षेत्रफल में प्रसार को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्षेत्रीय प्रसार कहते हैं। बच्चों किसी ठोस द्रव्यमान वस्तु के ताप में हम मानते हैं डेल्टा टी वृद्धि कर रहे हैं। कितनी वृद्धि की, डेल्टा टी की है। बच्चों क्षेत्रफल में जो वृद्धि है वो हमें निकालनी है। तो बच्चों क्षेत्रफल में वृद्धि मानते हैं डेल्टा ए, डेल्टा ए। जैसे लंबाई में हमने मान डेल्टा एल, वैसे यहाँ हम मान लेंगे डेल्टा ए मान लेंगे। तो बच्चों ये जो फिर से वही बात है कि परिवर्तन हुआ, कैसे पता चला, हमने उस वस्तु को पहले देखा था, मतलब उसका प्रारंभिक क्षेत्रफल, फिर आपने उसमें ऐसा क्या किया कि उसमें वृद्धि हो गई, तो आप कहेंगे हमने उसे ताप दिया डेल्टा टी। तो दोनों पॉइंट हम लिखेंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए प्रारंभिक क्षेत्रफल की क्या होती है, समानुपाती होती है, क्योंकि हमें पता है पहले उसका मान कितना था। तो डेल्टा ए समानुपाती ए नोट। दूसरा क्षेत्रफल में वृद्धि डेल्टा ए क्या होती है, तापांतर डेल्टा टी के समानुपाती होती है। तो डेल्टा ए समानुपाती क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया, यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, ए नोट है, उसके समानुपाती है। फिर आपने उसमें कितना ताप बढ़ाया, डेल्टा टी, तापांतर, उसकी क्या होती है, ताप वृद्धि के समानुपाती होती है। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर रख दीजिए। दोनों समीकरणों से हम निष्कर्ष निकलेगा कि डेल्टा ए समानुपाती होता है ए नोट डेल्टा टी के। अब जब आप इसे बराबर करेंगे तो आपको लेना पड़ेगा नियतांक, और यहाँ नियतांक होता है बीटा। बीटा को हम बोलते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इसको आगे लेकर चलते हैं। यदि हम मानते हैं T1 पर क्षेत्रफल कितना है, A1 है, और T2 पर बच्चों कितना है, A2 है, तब आपको क्या करना है, तब आपको डेल्टा A का मान तो रखना है A2 माइनस A1, ठीक है, और डेल्टा T को आपको रखना है T2 माइनस T1, ठीक है बच्चों। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। डेल्टा A की जगह आप करेंगे A2 माइनस A1, और बीटा यहाँ ए नोट की जगह आ जाएगा A1, और डेल्टा टी की जगह आ जाएगा T2 माइनस T1। अब A1 को उधर भेज दीजिए, प्लस का हो जाएगा A1, आगे बीटा A1 T2 माइनस T1। अब दोनों में से A1 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1, ठीक है। अब बच्चों समीकरण 3 से दोबारा देख लीजिए, समीकरण 3 ये है, ठीक है। समीकरण 3 से डेल्टा ए बराबर क्या है, बीटा ए नॉट डेल्टा टी। यहाँ से बीटा का मान निकालिए, ये ए नॉट डेल्टा टी जाएगा बट्टा में, यहाँ आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए नॉट डेल्टा टी, और यहाँ बीटा क्या हो गया बच्चों, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इसे कहते हैं। अब बात करें इसकी परिभाषा की, परिभाषा क्या होगी। तो अगर हम माने कि ए नॉट का मान बच्चों 1 मीटर स्क्वायर है, और डेल्टा टी ताप में वृद्धि आपने की है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बच्चों यहाँ 1 रखना है और यहाँ 1 रखना है, तो क्या बचेगा, बीटा बराबर डेल्टा ए बचेगा। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली सतह को अगर आपने ताप में वृद्धि कितनी की है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की है, तो उसके क्षेत्रफल में जितना प्रसार होता है वो क्या होता है, उसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। तो लिखते हैं इसके बारे में भी कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में प्रसार क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है, ठीक है बच्चों। इसका मात्रा कि वही होता है कैल्विन इनवर्स माइनस 1, इनवर्स 1 कर दीजिए, होता है, ठीक बच्चों। ये हो गया आपका क्षेत्रीय प्रसार। अब हम इसमें बात करते हैं आयतन प्रसार की, कि आयतन प्रसार क्या होता है। पहली बात वही ताप देना है कि किसी वस्तु को ताप देने पर, बिना ताप तो कैसे फैलेगी, पर वस्तु के आयतन में प्रसार को हम बच्चों क्या कहते हैं, आयतन प्रसार कहते हैं। अब बच्चों हम ये मान लें कि आयतन पूरा एरिया होता है उसका, जैसे घन की आकृति जो हमने प्रारंभ में दिखाई थी आपको, कि माना किसी वस्तु को बाह्य दाब को स्थिर रखकर, बाह्य दाब यानी बाहर से किसी प्रकार का कोई दाब नहीं होना चाहिए, तब उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए डेल्टा टी, ताप वृद्धि करने पर आयतन में वृद्धि डेल्टा वी है, तो फिर से वही बात आ जाएगी कि सबसे पहले डिपेंड करेगा कि प्रारंभ में आयतन कितना था। दूसरी बात, आपने ऐसा क्या किया, हमने डेल्टा टी ताप दिया तो डेल्टा टी ताप भी आएगा। दोनों फैक्टर यहाँ हम करें तो आयतन में वृद्धि डेल्टा वी प्रारंभिक आयतन वी नोट के क्या होती है बच्चों, समानुपाती
होती है, तो डेल्टा वी समानुपाती वी नोट हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि आयतन में जो वृद्धि है डेल्टा वी वो तापांतर डेल्टा टी के क्या हो जाएगा, समानुपाती होता है। तो ये लीजिए इसके समानुपाती हो गया, डेल्टा वी समानुपाती डेल्टा टी हो गया। अब दोनों समीकरण आ जाएंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक साथ लीजिए तो ये हो जाएगा डेल्टा वी समानुपाती है वी नोट के और डेल्टा टी के। अब बच्चों से बराबर करेंगे तो यहाँ आ गया नियतांक, नियतांक है यहाँ पर गामा, इस गामा को हम बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक। अगली स्लाइड में पढ़ेंगे इसके बारे में। इससे पहले यदि प्रारंभिक ताप T1 पर आयतन मान लेते हैं V1 और T2 पर हम मान लेते हैं बच्चों V2, तो ये आ जाएगा, यानी डेल्टा V क्या मानना है आपको, V2 माइनस V1 और डेल्टा T आपको मानना है T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये T1 है। ओके, तो देखो डेल्टा V की जगह हमने कर दिया V2 माइनस V1 और डेल्टा T की जगह हमने कर दिया T2 माइनस T1 कर दिया। और इस V1 को आप इधर ले जाइए, ये लीजिए V1 हो गया। अब बच्चों V1 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आते ही ये 1 प्लस गामा T2 माइनस T1 ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर समीकरण 3 से दोबारा देखिए समीकरण 3, ये समीकरण 3 यहाँ है, यहाँ से हम निकालेंगे किसका मान, गामा का मान निकालना है। डेल्टा V बराबर गामा वी नोट डेल्टा टी है, तो गामा का मान ये आ जाएगा डेल्टा V, ये आ गया बट्टा में वी नोट डेल्टा टी हो जाएगा। गामा क्या है, आयतन प्रसार गुणांक है। अब बच्चों फिर से परिभाषा बनाए, आयतन प्रसार गुणांक किसे कहते हैं, तो देखो वी नोट 1 मीटर क्यूब, यानी आयतन कितना होना चाहिए 1 घन मीटर, और ताप कितना होना चाहिए, तापवर्धि 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जितना आयतन में प्रसार होगा वही क्या होगा, वो उसका गामा होगा, आयतन प्रसार गुणांक होगा। लिखते हैं, यदि 1 मीटर क्यूब आयतन वाली वस्तु को 1 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप दिया जाए तो आयतन में प्रसार आयतन प्रसार गुणांक कहलाता है। बच्चों इसका मात्रक भी क्या होता है, केल्विन इनवर्स होता है, किसका, आयतन प्रसार गुणांक का। तीनों के मात्रक सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, केल्विन इनवर्स 1 आपको याद रह जाएगा। आयतन प्रसार में खास बात होती है कि जो अधिक गलनांक होता है, अधिक गलनांक वाली वस्तुओं के लिए ये क्या होता है, कम होता है। मतलब गलनांक का मतलब क्या होता है, गलना, और अधिक है तो वो आसानी से गलेंगे, मतलब उनके आयतन में आसानी से परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा बच्चों गैस में ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि गैस के अणु क्या होते हैं, दूर दूर घूमते रहते हैं। और उसके बाद में द्रव्यमान कम है, सबसे कम आपसे प्रश्न बन जाएगा कि सबसे कम कहाँ होता है, अधिक कहाँ होता है, तो आप बताएंगे गैस में आयतन प्रसार गुणांक का मान सर्वाधिक होता है और ठोस में सबसे कम होता है। ठीक है, और गामा का मान बच्चों किस पर डिपेंड नहीं करता, दाब पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि डेफिनेशन की शुरुआत में हमने क्या कहा कि बाह्य दाब को स्थिर रखते हुए, तो बाह्य दाब को स्थिर रखते हुए सारी प्रक्रिया संपन्न होती है, आयतन प्रसार गुणांक प्राप्त होता है। बच्चों अधिकांश पदार्थों के लिए गामा का जो मान होता है ना वो धनात्मक ही होता है, लेकिन एक अपवाद के रूप में है पानी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे कि पानी का जो असंगत प्रसार है वो क्या होता है, के मध्य जो गामा का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, अर्थात इस ताप प्रास में पानी के माप में वृद्धि करने पर आयतन में क्या होती है, कमी होती है। इसे हम कहते हैं जल का असंगत प्रसार, जो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जो गामा का मान है वो सबके लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन केवल पानी के लिए नेगेटिव प्राप्त होता है, वो भी इस रेंज के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। ये लीजिए हम अभी बात कर रहे थे कि ये जल का असंगत प्रसार क्या होता है। बच्चों जल का जो असंगत प्रसार होता है पानी के लिए खास बात होती है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर ये के मध्य जो पानी है ना उसमें क्या होता है बच्चों, उसकी आयतन में क्या होती है, कमी होती है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन में कमी होती है। जितना कम होना होता है उतना वो क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ध्यान रखना, पानी का आयतन क्या हो गया बच्चों, न्यूनतम हो गया। और जब आयतन न्यूनतम हो गया तो सूत्र होता है रो बराबर m/v, तो रो रिवर्स है 1/v की, क्या आयतन कम हो जाएगा तो क्या बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा। ठीक है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम होता है, किसके लिए, पानी के लिए। अब जो पानी के इस असंगत प्रसार से झील या नदी पानी के शीर्ष सतह पर जलीय जीवन के पोषण में महत्ता है। भाई चलो हमने इसको अपवाद तो कहा है कि पानी जो है वो अलग प्रकार की प्रक्रिया रखता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहले सिकुड़ता है, ठीक है, और वहाँ उसका आयतन कम हो जाता है, घनत्व अधिकतम हो जाता है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा जो झील या नदी होते हैं और उसके अंदर जो जलीय जीव पौधे हैं, जीव या पौधे हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलता है। कैसे मिलता है, चलो उसकी बात करते हैं। क्या होता है बच्चों, सर्दी के दिनों में जो पानी है ना वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ठंडा होता है। ठीक है,
और तब पानी का आयतन बढ़ता है। भाई जैसे मैंने आपको बताया कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो उसका आयतन क्या होता है, कम होता है। उसके बाद में आप लगातार ताप देते जा रहे हो तो वो क्या होगा, आयतन बढ़ना शुरू हो जाएगा और घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो झील में कम सघन पानी, जब ये प्रक्रिया अगर ऐसे होती है ना, तो क्या होता है बच्चों, कम सघन पानी, सघन मतलब जहाँ अणु ज़्यादा होते हैं, और जहाँ अणु ज़्यादा नहीं है, कम सघन पानी सतह की ओर तथा अधिक सघन पानी क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर नीचे की ओर क्या करता है, गति करता है। ठीक है, यानी आपको लगता है कि जहाँ पानी की गहराई ज़्यादा है उसको तो आप बोलेंगे अधिक सघन, और जहाँ गहराई कम है उसे हम बोलेंगे कम सघन। तो अधिक सघन पानी नीचे की ओर गतिशील करता है। तो जहाँ गहराई की मात्रा होती है वहाँ आप बोलेंगे अधिक सघन पानी, तो वो क्या करता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर नीचे की ओर गति करता है, गहराई नीचे की ओर बढ़ती है। अतः गहराई का मतलब पानी से है, अतः सतह का पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने से पहले जम जाता है। ठीक है, और नीचे का पानी नहीं जम पाता है। यानी सीधी सी बात है कि ऊपर की जो परत है ना, वहाँ क्या हो गया भाई, वहाँ जैसे आपने 4 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे पहले वहीं पहुँचेगा ऊपर की ओर, जैसे उससे ज़्यादा नीचे ठंडा होगा क्योंकि उससे ज़्यादा टेम्परेचर उसको मिल नहीं पाएगा, तो सबसे पहले ऊपर की परत जम जाएगी और नीचे का जो टेम्परेचर था वो नियत रह जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली परत 4 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही प्राप्त कर लेगी। भाई कहने का मतलब क्या है, टेम्परेचर पहले ठंडा ज़्यादा किसका होगा, ऊपर वाली का होगा, तो वो क्या हो जाएगी, वो जम जाएगी, नीचे तक वो पहुँच नहीं पाएगी। इससे क्या होता है, नीचे वाला पानी क्या होता है, हल्का जैसा भी था वो सामान्य बना रहता है, और जो उसके अंदर जलीय जीव हैं या पौधे हैं वो क्या होते हैं, जलीय सुरक्षित रहते हैं। ये बच्चों एक ग्राफ है, जैसे हमने बात की कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आयतन होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, न्यूनतम हो जाता है। ताप में वृद्धि से पानी के आयतन में परिवर्तन का आरेख है, न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसके बाद में बढ़ने लग जाता है। ठीक है, और घनत्व की बात करें तो घनत्व देखो बच्चों, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, उसके बाद में सिकुड़ता है, मतलब कम होने लग जाता है। ठीक है, अब बच्चों एक मैथमेटिक टॉपिक है, आयतन प्रसार गुणांक की गणना करनी है। चलो करते हैं। आदर्श गैस समीकरण जो होती है बच्चों, पीवी बराबर क्या होती है, म्यू आर टी होती है। कई किताबों में आपने शायद ये पढ़ा होगा, पीवी बराबर एन आर टी, तो कोई दिक्कत नहीं है, एन यहाँ पर ग्राम मोल होते हैं, तो हमने यहाँ पर म्यू मान लिया। ठीक है, अब पी बच्चों क्या है, नियत है, पी नियत है, दाब तो क्या है, नियत है, और अगर ये नियत है तो हम इस v का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो वो अवकलन हो जाएगा p डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी बराबर, इधर कर देंगे म्यू आर, तो स्मॉल टी कर लेते हैं, म्यू आर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी। अब जिसके सापेक्ष आप करें वो कट जाएगा यहाँ से, तो ये बचेगा डेल्टा वी, पी डेल्टा वी बराबर म्यू आर डेल्टा टी, ये बचेगा इतना ही। ठीक है, फिर देखिए आप डेल्टा वी, पी को आप ले जाओ बट्टा में, तो म्यू आर बट्टा क्या आ गया, पी आ गया डेल्टा टी हो गया। और इसी समीकरण से आप ये मान ले निकाल सकते हैं, ये वाला देख लीजिए, म्यू आर टी क्रॉस करके देख लो आप, क्या आएगा, पी वी बराबर म्यू आर टी। ठीक है, अब बच्चों जब ये मान है तो म्यू आर बटा पी की जगह आप लिख सकते हैं वी अपॉन टी लिख दिया, और वी अपॉन टी आपने लिख दिया, तो अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, ये जो वी और डेल्टा टी जो ऊपर है इसको इधर ले आओ बट्टा में, पक्षांतर कर दिया इसका, तो ये बट्टा में आ जाएगा, डेल्टा वी बट्टा वी इंटू डेल्टा टी, और बराबर क्या बचेगा, 1 अपॉन टी। ठीक है, अब इस मान को हम आयतन प्रसार गुणांक के सूत्र में रखेंगे, तो रखते हैं, ये लीजिए आयतन प्रसार गुणांक सूत्र ये है, और डेल्टा वी अपॉन वी की जगह हम रख देंगे डेल्टा वी अपॉन वी, डेल्टा टी है ना, तो इसकी पूरे की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 1 अपॉन टी आ जाएगा यहाँ से, तो इसका मतलब गामा बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन टी। टी क्या है, ताप है। अब ताप के जो मान है वो उसके हिसाब से देखते हैं, आदर्श गैस के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गामा का मान इस ताप की सहायता से होता है 3.7 गुणा 10⁻³ केल्विन इनवर्स। गैसों के लिए आयतन प्रसार गुणांक बच्चों किस पर डिपेंड करता है, ताप पर डिपेंड करता है। ताप में वृद्धि के साथ ये क्या होता है, कम होता है, और नियत दाब पर और कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए निकाला जाए तो इसका मान आता है बच्चों 3300 गुणा 10⁻6 केल्विन इनवर्स से होता है। ठीक है, अब बच्चों एक मैथमेटिक्स टॉपिक है, तीनों जो संबंध हमने पढ़े हैं उनमें आपस में क्या संबंध है, चलो उसकी बात करते हैं। अल्फा बीटा व गामा में संबंध हमें याद होने चाहिए, तीनों सूत्र, फर्स्ट लंबाई, सेकंड क्षेत्रफल और थर्ड आयतन। पहले हम बात करते हैं लंबाई की। लंबाई में जो प्रसार है वो कितना है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, एल बराबर एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ जैसे जहाँ पर आपने L2 और L नॉट L1, तो L2 की जगह मान लो L1 की जगह मान लो L नॉट। ठीक है, और ऐसे आप इसमें कर लो,
A2 की जगह आप कर लेना A और A1 की जगह आप कर लो A0। ठीक है, तो देखो बच्चों ये दूसरा सूत्र हो गया। अब हम क्या करेंगे इस सूत्र के अंदर, A सेम है, A0 क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, तो हो गया L स्क्वायर। चलिए L स्क्वायर तुमने यहाँ रख दिया, A0 की जगह आएगा L0 स्क्वायर। ठीक है, फिर 1 प्लस, अब बच्चों ये देखो कहाँ से लाए हम। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें L का मान रखना है L के पदों में। देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे, A बराबर क्या है L स्क्वायर ना, तो L स्क्वायर है तो L का मान तो देखो बच्चों ये, तो ये मान आपको यहाँ रखना पड़ेगा इसी जगह। ठीक है, और इस मान का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जैसे आप ये मान, ये वाला मान आप यहाँ लेकर आएंगे तो L0 का तो जगह L0 स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, इसको सोल्व कर दीजिए आप। तो L0 स्क्वायर, अब देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 1 हो गया, 2xy 2 गुणा 1 गुणा अल्फा डेल्टा टी, फिर वाई स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इंटू डेल्टा टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा सूत्र, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों क्या करना है, इसमें जो अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर है ये मान बहुत कम है और फिर आप इनका स्क्वायर भी कर रहे हो, तो ऐसी तुलना में बहुत ही नगण्य मान आपको प्राप्त होंगे, यानी 0.0005 है ऐसे। तो ऐसे केस में उनको क्या करते हैं, नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। तो उनको छोड़ दोगे बच्चों तो क्या बचेगा, ये ओनली इतना बचेगा, L0 स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अब बच्चों इसकी तुलना करते हैं भाई, A बराबर A0 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, और हमारा जो समीकरण था भाई हमने क्या किया यहाँ पर, L0 स्क्वायर की जगह क्या कर दिया, A0 कर दिया यहाँ पर, लंबाई गुणा लंबाई बराबर उसका क्षेत्रफल A0। अब ये समीकरण है, और जब हमने पढ़ा था इसको कौन सा क्षेत्रीय प्रसार पढ़ा था, तब हमने यही क्वेश्चन पढ़ी। अब दोनों के बच्चों आप कर दो तुलना, तो तुलना करोगे तो आप देखोगे बीटा बराबर 2 अल्फा और बाकी सेम है, तो आपका आंसर आ गया बीटा बराबर 2 अल्फा आ गया, यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दुगुना होता है। ठीक है, अब इसमें हम निकालेंगे आयतन प्रसार के लिए, चलो करते हैं। हमें पता है L बराबर L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसी प्रकार V का हो गया। हम क्या करेंगे बच्चों, इस V की जगह क्या रख देंगे, इस V की जगह हम कर देंगे L की घात 3। अब L की घात 3 करोगे तो बच्चों इसका हमें करना होगा क्यूब। ठीक है, तो हम इसका L का 3 करेंगे तो यहाँ ये हो गया L की घात 3 बराबर L0 3 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। अब इसको आप इस सूत्र से सोल्व करेंगे, चलो सोल्व करते हैं। L0 क्यूब 1 का क्यूब तो एक ही होगा, प्लस 3 गुणा एक्स स्क्वायर नहीं 1 का स्क्वायर 1, फिर y का हो जाएगा अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, और इसी प्रकार ये आ गया अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब। अब बच्चों फिर से जो उच्च घात के पद हैं उनको नगण्य मानकर छोड़ दीजिए, चलो छोड़ दिया उनको, तो बचेगा ये 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, आगे पद हट गए, और जो समीकरण हमें प्राप्त हुई थी वो इस प्रकार से थी। अब फिर से दोनों समीकरणों की आप कर लीजिए तुलना करोगे तो आप देखोगे गामा की जगह यहाँ है 3 अल्फा। ठीक है, अब ये गामा बराबर क्या है बच्चों, 3 अल्फा है, तो अल्फा अनुपात बीटा अनुपात गामा, अल्फा को 1 मान लीजिए, बीटा आ गया 2 अल्फा, ये आ गया 3 अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, अनुपात आ गया 1 अनुपात 2 अनुपात और 3, 1 to 3 की रेशियो में ये मान हमें प्राप्त होता है, यानी तीनों प्रसार 1 to 3 के अनुपात में होते हैं। बच्चों एक छोटा टॉपिक और है, तापीय प्रतिबल। जब हम किसी तार को बच्चों जब हम ठंडा करते हैं तो तार लंबाई में क्या करता है, सिकुड़ता है। ठंडा करेंगे तापमान क्या कर रहे हो आप, कम कर रहे हो, तो वो सिकुड़ने का प्रयास करता है, जिससे तार के पदार्थ के अणुओं के मध्य, जैसे आप उसको वो सिकुड़ेगा, बट उसके जो अणु होते हैं ना उनके मध्य क्या होता है, अंतराणिक आकर्षण बल लगता है, तो वापस वो क्या करेंगे, अपनी स्थिति में आने का प्रयास करेंगे। तो प्रत्याकर्षण बल के रूप में प्रतिक्रिया बल लगता है, जो तार आधार या सिरों पर एक तनाव बल आरोपित करता है। वो तनाव करेंगे कि भाई हमें अपनी स्थिति में वापस जाना है। ठीक है, तो रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र क्या होता है बच्चों, अल्फा बराबर डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। अब ये आ गया आपके पिछले वाले वीडियो से आगे अनुदैर्ध्य विकृति, कि किसी लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। और यहाँ से देखो डेल्टा एल बटा एल का मान निकाला जाए तो क्या आएगा, अल्फा डेल्टा टी आएगा। इसे हम क्या कहते हैं, उसमें विकृति भी कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, उसमें विकृति का सूत्र लिखिए तो आप बताएंगे अल्फा डेल्टा टी। अब बच्चों यहाँ से देखिए, आप आगे बढ़ते हैं। यंग प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है, पिछले वीडियो से आ गया फिर से, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है यंग प्रत्यास्थ गुणांक होता है। अब यहाँ से इसको क्रॉस कर दीजिए आप, तो प्रतिबल
यहाँ से हमने इनको वज्र गुणा कर दिया तो ये हो गया y गुणा अनुदैर्घ्य विकृति हो गया। अब प्रतिबल बराबर y अनुदैर्घ्य विकृति का अभी हमने पीछे से लिया था सूत्र, ये रहा अल्फा डेल्टा टी, ये रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों इससे कहते हैं तापीय प्रतिबल। ठीक है, आप ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं, तापीय प्रतिबल कहते हैं। तो ये हो गया तापीय प्रतिबल। अब हमें पता है इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला प्रत्यानयन बल को हम कहते हैं प्रतिबल कहते हैं। इनको आप वज्र गुणा कर दीजिए, इनको आप वज्र गुणा करेंगे तो ये आएगा F बराबर प्रतिबल गुणा तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब प्रतिबल तो हो गया बच्चों y गुणा अल्फा डेल्टा टी, अनुप्रस्थ को आप मान लीजिए a मान लीजिए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को, तो ये बच गया F बराबर y a अल्फा डेल्टा टी। ये किसका सूत्र आ गया, ये आ गया प्रतिबल आ गया तनन प्रतिबल के लिए F। अब बच्चों एक किस्सा आपकी किताब में है, एग्जाम्पल है, यह दर्शाइए कि किसी ठोस की आयताकार शीट का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक डेल्टा ए, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक मतलब बीटा, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, इसके रैखिक प्रसार का 2 गुना होता है। चलो सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले एल डैश मान लीजिए आप, एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, रेखीय प्रसार से सूत्र आता ही है, यानी इसमें जो प्रारंभिक लंबाई है वो एल है और बाद वाली कितनी है, एल डैश है। ऐसे आप चौड़ाई मान लीजिए, पहले बी है बाद में कितनी है, बी डैश है। दोनों समीकरण हमने लिख दिए। फिर देखो ए डैश बराबर क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत है ना, तो आयत के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, तो एल डैश और गुणा बी डैश, तो एल डैश का मान और बी डैश का मान। अब बच्चों एल और बी को एक साथ कर दो और इन दोनों का क्या हो गया बच्चों, स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर आप सरल कर देंगे तो एल बी तो बन गया क्षेत्रफल ए और ये आ गया 1 प्लस सूत्र फिर से x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इनकी घातों को हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे तो बच्चों क्या बचेगा, a डैश बराबर a 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये मान आ रहा है, इसमें आप a को गुणा कर दीजिए, दोनों से आप गुणा करते ये आ गया। अब इसमें से इस a को इधर ले आइए तो a डैश माइनस a, आगे क्या बच गया 2a अल्फा डेल्टा टी बच गया और ये हो गया डेल्टा ए बन गया। अब डेल्टा ए हो गया तो आगे क्या है बच्चों 2a अल्फा डेल्टा टी। अब इसमें से हम क्या करेंगे बच्चों, a और डेल्टा टी को बट्टा में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा ए बट्टा ए डेल्टा टी बराबर क्या हो गया 2 अल्फा हो गया। अब बच्चों ये सूत्र किस चीज़ का आ गया, ये बीटा का आ गया और बीटा बराबर क्या आ गया 2 अल्फा आ गया। और ये हमने टॉपिक में भी सोल्व किया है और ये हमने एग्जाम्पल भी आपका सोल्व कर दिया है कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है वो रेखीय प्रसार गुणांक का दुगुना होता है। बच्चों किताब का एक क्वेश्चन है, ये उदाहरण नहीं है, किताब का एक क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 2 है। तो कोई लोहार है किसी बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए की नेमी पर लोहे की रिंग जड़ता है, ठीक है, उसको गर्म करना पड़ता है। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर नेमी तथा लोहे की रिंग के व्यास आपको दे रखे हैं 5.243 5.231 मीटर, ठीक है। लोहे की रिंग को किस ताप तक तप्त किया जाए, गर्म किया जाए कि वह पहिए की नेमी पर ठीक बैठ जाए, ठीक है। लोहे की रिंग को फिट बिठाना है किस पर, नेमी पर। तो एक मान तो ये लेना है और दूसरा मान आपको ये लेना है, ठीक है। और अल्फा मान आपको सवाल में दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं। T1 का मान 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन। पिछले वीडियो को आप जरूर देखना क्योंकि वहाँ हमने तापक्रमों को आपस में चेंज करना सीखा है। तो R1 का मान आपको दिया हुआ सवाल में, क्योंकि जो थे है यहाँ पर ये व्यास है और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है तो हम व्यास को आधा कर देंगे, R1 का मान भी आ जाएगा और R2 का भी आ जाएगा। अल्फा का मान हमें दिया हुआ है। अब ये माने कि वो जो नेमी का जो पहिया है वो वर्ताकार होता है ना, तो प्रसार से पूर्व हम मान लेते हैं उसको 2 पाई R1, फिर उसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई R2 हो जाएगा। और सूत्र हमारा ये बच्चों, तो हम एल डैश की जगह करेंगे गर्म करने के बाद का 2 पाई R2 और गर्म करने पर 2 पाई R1, ये हो गया 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 हो गया। अब 2 पाई से 2 पाई तो कट जाएगा, R2 और R1 आ जाएंगे। अब मान रख दीजिए, R2 का मान रख दिया, R1 का मान रख दिया, 1 प्लस अल्फा का मान T2 ज्ञात करना है, T1 आपको दिया हुआ कमरे के ताप पर, ठीक है। अब बच्चों देखो 2 से 2 तो चलो कट जाएगा, इसको पहले 1 से गुणा कर दीजिए, फिर आप इसको अगले वाली स्टेप से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब जैसे आपने इसको यहाँ गुणा किया ना 1 से, तो ये इधर आ जाएगी। फिर 5.231 को आपने 1 से गुणा किया ना, फिर उसको पक्षांतर कर दीजिए, प्लस का आएगा इधर, फिर इसको आप इधर ला सकते हो, माइनस का हो जाएगा और आगे बचेगा ये। तो अब बच्चों यहाँ से हमें T2 का मान निकालना है, तो T2 माइनस 300 और इन दोनों को हमने घटा दिया, तो बच्चों ये बच गया 0.012 बट्टा 5.23 1 गुणा 1.2 गुणा इसके माइनस से 5 हो गया। फिर बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 191.08।
अब T2 बराबर बच्चों 300 उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, प्लस को होती है मानोगे 491.08 केल्विन हो गया। जब इसको डिग्री सेंटीग्रेड में आप बदलोगे तो इसके लिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पिछला वीडियो जरूर देखें क्योंकि वहाँ हमने तापक्रमों को चेंज करना सीखा है। तो T2 मान आ गया 217.92 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग हम इससे बोल सकते हैं T2 बराबर 218 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों इस वीडियो में आज हमने पदार्थों का तापीय प्रसार अच्छे से जाना है, जिसमें हम रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार के बारे में जानकारी हासिल की है। अब हम ये पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी इसमें ऊष्मा होती है जिस प्रकार से ये क्या होते हैं, प्रसार होते रहते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।